सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार। आरती श्रीवास्तव का। तो बताइए ममता जी, क्या हाल चाल है इस रिमझिम में बारिश में? रिमझिम बारिश में हालचाल एकदम दुरुस्त है और यहाँ तो आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है। और बारिश के मौसम में हम लगातार थोड़े से नुस्खे बता रहे हैं सखियों और सखाओं को कि बारिश में जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। और आज भी हम घूमने की बातें करेंगे, पर्यटन स्थल ले चलेंगे अपनी सखियों और सखाओं को, लेकिन और क्या क्या बातें करेंगे ये हम अपने श्रोताओं को बता दें। एक तो ये स्तनपान सप्ताह चल रहा है, तो इस विषय में चर्चा की जाएगी। असहयोग आंदोलन दिवस, और इसके अलावा लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उनकी पुण्यतिथि है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कुछ। और होगा वो दिन याद करो। और जो पर्यटन की बात है वो भी बताते हैं अपने सखियों और सखाओं को। तो कहाँ ले जाने वाली ममता जी आज? युमथांग घाटी, सिक्किम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो सिक्किम जो जगह है वो बहुत अच्छी है। बाकी और विस्तृत जानकारी हम देंगे कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल एक गाना सुन ले। बिल्कुल।
लूंगा, दिल में बसा लूंगा, सीने से लगा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। सावन का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जाता है, क्योंकि सावन से ही उत्सवों की शुरुआत हो जाती है। सावन के सोमवार से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और आरती अभी बस थोड़े दिनों बाद मतलब सितंबर में तकरीबन गणेशोत्सव होता है, शुरू में ही है। हाँ, और हम इंतजार करते हैं इस त्योहार का, क्योंकि फिर उसके बाद तो लगातार त्योहारों लग जाती है। हाँ, तो बात त्योहारों की, गणेशोत्सव की बात इसलिए की है कि गणेशोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी और आज उनकी याद का दिन है। और उन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रगति स्वतंत्रता में निहित है। स्वशासन के बिना न तो औद्योगिक प्रगति संभव है, न ही शैक्षिक योजना राष्ट्र के लिए उपयोगी होगी। ये कहना था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। जी, और तिलक जो थे वो एक समाज सुधारक भी थे, भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वो स्वराज में विश्वास रखते थे। मराठी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उनके जो भाषण थे, जो बोलते थे, उनकी बोलने की कला थी, वो प्रसिद्ध थी। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता के रूप में भी उनको श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी की नींव रखने में मदद की, समझ लीजिए, और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया था। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को प्यार से लोग लोकमान्य कहते थे, जिसका अर्थ होता है लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे सक्रिय नेता थे। इन्होंने वर्ष 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करना। और इसके अलावा जो हमने गणेशोत्सव की बात की, तो ये जो मुहिम थी आजादी की, जो लॉ जलाई गई थी, तो इसके पीछे ये भी कारण था कि गणेशोत्सव के बहाने लोगों को एकत्र किया जाता था, एकजुट किया जा सके, और मंत्रणा की जाती थी, आगे की योजना बनाई जाती थी। तो एक बड़ा योगदान रहा है उनका अपनी आजादी की लड़ाई में। बिल्कुल। और ये तिलक ही थे जिन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा जैसे समाचार पत्र शुरू किए थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हम अक्सर अपनी पढ़ाई जो किताबें होती है उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणेशोत्सव, जैसे बताया आपने, इन सब त्योहारों की शुरुआत की थी। और शिवाजी जयंती जैसे महत्वपूर्ण त्योहार की भी शुरुआत की थी उन्होंने, जो हम आज मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी जो रवैया था उनका, उसका विरोध किया। विशेषकर जो स्वशासन की लड़ाई थी उसके प्रति जो थोड़ा सा ढुलमुल सा रवैया था, उसका उन्होंने विरोध किया था। और बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश और नरमपंथियों के उन तरीकों के आलोचक भी थे जो पश्चिमी तर्ज पर सामाजिक सुधार और संवैधानिक आधार पर राजनीतिक सुधारों की वकालत करते थे। इसके अलावा देश में स्वराज का नारा बुलंद करने वाले तिलक ने और भी मुहिम चलाई थी। 1 अगस्त 1920 को इस दुनिया से उन्होंने विदा ले ली थी और आज उन्हें हम नमन करते हुए ये गीत सुनते हैं। जी। बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे।
बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब भी ये गाना सुनते हैं तो रोमांच सा हो जाता है ना जी। और आज़ादी जब मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी के उत्सव की याद आती है। और स्कूल के दिनों में जब हम बाकायदा त्योहार मनाते थे, ये गाने होते हैं ना एकदम एक जोश भर देते हैं, उत्साह भर देते हैं। उमंग से भर देता है ये गीत। हमारे श्रोताओं ने कुछ टिप्पणियां भी भेजी हैं। लिखा है कि एक श्रोता ने लिखा है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके बाद इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस तरह ये पहला जन आंदोलन बन गया था। ये टिप्पणी हमने इसलिए पढ़कर सुनाई कि आज असहयोग आंदोलन दिवस है, तो हम थोड़ी चर्चा इस पर भी करने वाले हैं। और असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो असहयोग आंदोलन था वो भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित आंदोलनों में से माना जाता है। और गांधी जी ने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की थी जिसमें लंबे समय से अंग्रेजों के शोषण का जो दंश झेल रही थी, जो भारतीय जनता को जो परेशानियां हो रही थी, वो लगातार अंदर ही अंदर बनती चली जा रही थी, तो वो एक ना एक दिन फूटनी थी। तो उसी वजह से जो उन्होंने जो जन आंदोलन जब शुरू किया ये, तो सारे लोग उसमें साथ में आ गए थे और गांधी जी के नेतृत्व में लगभग संपूर्ण भारत में एक व्यापक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। इसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी रही और इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया था। सितंबर 1920 में कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि भी कर दी गई थी और आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। और ऐसा नहीं था कि मतलब ये आंदोलन सिर्फ शुरू हुआ कि और नाम के लिए, बल्कि इसमें सारा जितनी भी जनता थी इतनी पूरी तरीके से व्यापक तौर पे इसमें शामिल हुई थी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपना स्कूल जाना, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, जो कॉलेजों में पढ़ते थे स्टूडेंट्स उन्होंने छोड़ दिया, वकीलों ने अपने अदालत में जाने से मना कर दिया, कोई भी मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा
पड़ा था और कई कस्बों और नगरों में मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। शहरों से लेकर गांव देहात में हर जगह इस आंदोलन का व्यापक असर दिखाई देने लग गया था और 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद जो माना जाता है जो बहुत बड़ा आंदोलन वो इस असहयोग आंदोलन को ही माना जाता है। और बहुत लंबे समय से भारतीय अंग्रेजों के शोषण और इनकी गलत नीतियों को झेल रहे थे ये, और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जन आक्रोश का बांध टूट पड़ा था और अहिंसक प्रतिरोध की बात रखते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बहिष्कार और असहयोग जैसी कार्यवाहियों को प्रोत्साहित किया था। इस दृष्टिकोण ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बहुत सारे पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट किया था और अलग अलग वर्ग के लोगों को, और इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए जो चल रही मुहिम थी उसे एक नया रूप दे दिया गया था और असहयोग आंदोलन देश के इतिहास में दर्ज हो गया था। जी, और अब एक गाना दर्ज करते हैं यहाँ। जी, कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। एक हमारे श्रोता है ममता जी, वो लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता के अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार ये प्रथम
जन आंदोलन बन गया था। तो ये बात थी आंदोलन दिवस की। और आरती, दरअसल आज बहुत सारे विषय हैं हमारे पास और बहुत सारी बातें भी हमें करनी है। तो आज एक चर्चा और जरूरी तौर पर करनी है। ये विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, और ये आजकल बहुत ही जरूरी मुद्दा बन चुका है। कई बार छोटे बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है तो एक तकलीफ होती है कि माँ को दूध उतरता ही नहीं और वो शिशु को दूध नहीं दे पाती। ये तो एक समस्या है। दूसरी एक समस्या होती है कि माँ के पास दूध होता है लेकिन वो पिलाना नहीं चाहती। उन्हें ऐसा लगता है कि स्तनपान कराने से उन्हें बाद में आगे चलकर तकलीफ होगी। मतलब उनका जो शारीरिक फिगर है, मतलब फिगर की जो बनावट है वो खराब हो जाएगी फैशन के दुनिया, मतलब फैशन के तहत। तो ये भी लोग आजकल कॉन्शियस रहते हैं कि फिगर कॉन्शियस होते हैं कि हम भाई देखने में इतने सुंदर दिखते हैं तो कहीं आगे चलकर हमें इस पर असर ना पड़े। ये भी एक वजह है। तो जो भी बात है आज इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि ये तो एक विशेष रूप से सप्ताह मनाया जा रहा है, वो इसलिए कि हमारी जो सखियां हैं इस मामले में सजग हों और जागरूक किया जाए। तीसरी एक समस्या और आती है कि बहुत सारी सखियां जो दफ्तर जाती हैं, कामकाजी हैं, तो वो स्तनपान नहीं करा पाती हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। और आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल, आजकल तो सुविधा ये होने लगी है, मॉल है या कई जगह जो बस स्टेशन है या स्टेशन है तो वहाँ पे एक छोटी सी ऐसी जगह बनी रहती है कि वहाँ पे आप अकेले अपने आराम से बैठ के ये आप कर सकते हैं, आप स्तनपान करा सकते हैं। तो महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी चीजें करी हैं, काफी सुविधाएं दी भी हैं। और बहुत सारी पोशाक भी डिजाइन की जाती है कि आप कहीं जैसे पब्लिक प्लेस में आपको स्तनपान कराना है तो वो आप कर सकती हैं। और दफ्तरों में, कामकाजी जगहों पर भी ये सहूलियत मिल गई है कि आप अपने बच्चे को साथ में ला सकते हैं और उसे फीडिंग करा सकते हैं। तो ये जो जागरूकता फैलाने की बात है उसके तहत ये बता दें अपनी सखियों और सखाओं को, प्रत्येक वर्ष एक अलग विषय के साथ विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य है उन सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है जो महिलाओं को स्तनपान कराने में मदद करते हैं, जिसमें समुदाय और कार्यस्थान में समर्थन, सरकारी नीतियों और कानूनों में पर्याप्त सुरक्षा के साथ साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के अनुसार स्तनपान के लाभों और रणनीतियों पर जानकारी साझा करना भी शामिल है इस जो मुहिम चल रही है सप्ताह मनाए जाने की। और एक विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 इसे हर साल हम एक नए थीम के साथ में, एक नए उसके विषय के साथ में इसको मनाते हैं। तो इस बार का विषय है अंतर को कम करना और सभी माओं के लिए स्तनपान की सहायता, कि वो मतलब उनको इतना समय ना लगे या वो अपनी नौकरी अगर कर रही हैं तो ये सोचें कि हम कैसे जाएं या क्या करें, तो उस अंतर को कम करना कि वो अपने स्तनपान करा सके आराम से बच्चे को। इसका उद्देश्य एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना है जो स्तनपान कराने वाली माताओं की सुरक्षा करता है और स्तनपान कराने वाली माताओं के समर्थन करने में परिवार के समर्थन और परिवार, समाज, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सामूहिक जिम्मेदारी पर विशेष जोर रहता है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इन सब की चीजों के लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है झिझक। जो महिलाएं माँ होती हैं, माँ की झिझक बहुत बड़ी बात होती है कि वो सार्वजनिक जगहों पर, दफ्तरों में, कामकाजी जगहों पर शर्म करती हैं कि हम ये बात कैसे कहें, लेकिन अपने सहकर्मियों से कहकर आप कहीं भी जाकर स्तनपान करा सकती हैं, क्योंकि इसके लिए बाकायदा आपको सहूलियत मिली हुई है, छूट मिली हुई है। और बहुत सारे डाइटिशियन ने ये बताया है कि अगर आपको बहुत परेशानी है, दिक्कत है, मान लीजिए कि आप ऐसी कामकाजी जगह पर काम करती हैं जहाँ की आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता है, तो उसका एक तरीका है कि माँ अपने दूध को निकाल कर एक किसी बर्तन में इकट्ठा करके, मतलब किसी शीशी बोतल में रख सके, कुछ घंटे तक वो प्रिजर्व किया जा सकता है, ज्यादा समय तक नहीं। और ये भी एक तरीका है। और स्तनपान कराने से बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है, जैसे कैंसर है या कुछ इस तरह की जो चीजें हैं, वो जो परेशानी आगे खड़ी होती है वो चीजों से बचा जा सकता है स्तनपान करा के। और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे भी स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर्स तो शुरुआती 6 महीने तक बिल्कुल मना करते हैं कि बाहर का दूध बच्चे को दे ही नहीं। और देखा जाए तो कम से कम 2 साल तक तो बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। और इसे जहाँ तक फिगर की बात है तो इतने व्यायाम है, इतनी एक्सरसाइजेज हैं,
है, आप उसको करके आप आराम से अपना फिगर वापस से पा सकते हैं। और एक टिप्पणी, हाँ, एक टिप्पणी है एक श्रोता की, तो वो लिखती हैं कि स्तनपान को लेकर महिलाओं में आज भी अनेक भ्रांतियां हैं। सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि स्तनपान कराने से फिगर खराब हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अनेक स्टडीज इस विषय पर हो रही हैं। माना जाता है कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनकी खूबसूरती में और ज्यादा निखार आ जाता है, उन्हें छाती का कैंसर और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। मां का दूध पीने वाले बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। दूध पिलाने वाली माएं हमेशा खुश रहने के साथ दीर्घायु भी होती हैं। अब एक गाना सुनते हैं, फिर और श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल करते हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ। सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे एक अंतराल।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और आरती, हम गाने से पहले बात कर रहे थे स्तनपान की, ब्रेक से पहले। तो हमारी सखियों की ओर से बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। एक श्रोता की ओर से ये टिप्पणी आई है, लिखा है कि स्तनपान स्वाभाविक क्रिया है। अपने देश में स्तनपान सभी माताएं कराती हैं, लेकिन पहली बार मां बनने वाली माताओं को शुरू में स्तनपान कराने के लिए सहायता की जरूरत होती है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में जानकारी न होने के कारण बच्चों में कुपोषण का रोग और संक्रमण पैदा हो जाता है, जिसके कारण दस्त, उल्टी वगैरह होने लगती है। और मां के दूध में रोगाणुनाशक तत्व होते हैं जो बच्चे के लिए फायदेमंद होते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि बच्चा मां का दूध पीकर सदा स्वस्थ रहता है, और मां का दूध जिन बच्चों को बचपन में पर्याप्त रूप से पीने को नहीं मिलता है, उनमें बचपन में शुरू होने वाली बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं। इसीलिए मां का दूध बहुत जरूरी होता है। और जो इन्होंने जानकारी की बात की है, ये बिल्कुल सही लिखा है कि जो पहली बार मां बनती हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस तरह से फीड कराना है। फीडिंग का भी एक तरीका होता है जो आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बताती हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं नहीं है तो डॉक्टर या नर्स से आप मदद ले सकती हैं। जी। और इसी तरह से एक और श्रोता ने लिखा है कि इस सप्ताह का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़ता पूर्वक एक साथ करने का समर्थन देता है। साथ ही इसका उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, और साथ ही कार्यालयों में भी इस प्रकार का माहौल बनाना कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो ये स्तनपान से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां थी, बहुत सारी बातें थी, और हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां इन बातों से जागरूक जरूर होंगी और अपने आसपास की सखियों को भी जागरूक बनाएंगी। जी। और इस संदर्भ में कोई और बात है तो वो आगे अपनी टिप्पणी में लिख सकती हैं। अब आपने कहा था कि हम घूमने चलेंगे। हाँ। सिक्किम, है ना? तो फिलहाल घूमने चले थोड़ी देर के लिए युमथांग घाटी। हाँ, क्या कहते हैं, लगता है बस पहुंच गया वहां पे। और काफी ऊंचाई पर है। युमथांग घाटी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। ये घाटी हिमाचल पर्वत से घिरी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से ये 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और यहाँ के दिलकश नजारों की तो बात ही निराली है। यहाँ के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए। जी। और युमथांग घाटी किसी एक चीज के लिए, अगर हम सोचें कि ये इस चीज के बारे में बता दें, तो किसी एक चीज के लिए वो मशहूर नहीं है, बल्कि कई आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। युमथांग घाटी समुद्र तल से, जैसे कि आपने बताया, कि वो 3575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। युमथांग घाटी विभिन्न फूलों की प्रजातियों के लिए जानी जाती है। यहाँ रोडोडेंड्रोन जो फूलों की 24 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं। बैंगनी है और लाल है, पीले, हर तरह के रंग है, जो फरवरी से लेके मध्य जून तक खिलते रहते हैं। और ये घाटी फूलों से लदी रहती है। घाटी में गर्म पानी का झरना भी एक मुख्य आकर्षण है। बिल्कुल, आंखों के सामने वो दृश्य कौन जा रहा है, बस दिल में ही पहुंच गया ऐसा लग रहा है। तो खैर, शब्द चित्र के माध्यम से हम सैर कर रहे हैं, हमारे सखी और सखा भी सैर कर रहे होंगे। ये जगह बता दें कि ये जगह हरे भरे घास के मैदान, चीड़ वृक्षों और चांदी से चमकते देवदार वनों, खूबसूरत झरनों और नदियों के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। युमथांग घाटी ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसी लोकप्रिय गतिविधियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ लोग ट्रैकिंग भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा तैयारी के साथ गाइड की मदद के लिए भी जाएं तो अपना पूरी तरह से तैयार होकर जाएं, उसी हिसाब से। यूं ही चल पड़े ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर उससे खतरा भी होता है। जब भी युमथांग घाटी वैली की ट्रिप पर जाएं तो तैयारी कर लें, अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। साथ ही जब यहाँ जाएं तो पहले गंगटोक से लाचुंग तक जाएं और रात को रुकने के बाद सुबह सुबह युमथांग के लिए रवाना हो। एक साथ बहुत लंबी यात्रा करना परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर रहने की एक तो आदत नहीं होती है और थोड़ी कई बार ऑक्सीजन की भी समस्या होती है। तो लगातार आप चलते रहेंगे तो थकान भी महसूस होगी। और ऐसा तो नहीं है कहीं बहुत ज्यादा मंजिल पहुंचने की बहुत जल्दी है। रास्ते को देखते हुए जाइए, फूलों से लदी हुई घाटी को देखते हुए जाइए। कई बार ऐसा लगता है लोगों को, खास तौर से छोटे बच्चों को, कि हम वहां तक कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, मतलब वो आखिरी सिरा हम कब छुएंगे।
तो वहाँ जब बच्चे अगर इस तरह की जिद करें तो समझाएं कि भाई इन जो प्राकृतिक छटाएं हैं, नज़ारे हैं, इनका भी लुत्फ लेते चले। बीच बीच में आप थोड़ा सा उतर के आप थोड़ा सा देखिए वहाँ पे उस माहौल को, उसका आनंद उठाइए, फोटोग्राफी भी करते चले। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात है, क्योंकि जो युमथांग घाटी चीन सीमा के पास स्थित है, इसलिए पूरा क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। इसलिए युमथांग जाने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र परमिट की भी आवश्यकता जरूर होती है, जिसे गंगटोक पर्यटन कार्यालय या जिला प्रशासनिक केंद्र या फिर युमथांग उप विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिया जा सकता है। और एक और जरूरी बात, आप कोशिश करें कि अपने पास आप कैश रखें, क्योंकि हो सकता है आपको एटीएम की सुविधा ना मिले कहीं कहीं पे। ये तो बहुत जरूरी आरती, जब भी पर्यटन स्थल पर जाएं तो साथ में कैश जरूर रखें, क्योंकि अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप कहीं पहाड़ी इलाके में वहां कहाँ एटीएम ढूंढते रहेंगे, और कभी बाय चांस किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो, तो ऐसे में तो कैश ही जरूर काम आता है ना, होता है रखना। और युमथांग घाटी की यात्रा करने का सबसे सही समय जो है वो है फरवरी का अंत और जून तक रहता है समय। अगर आप युमथांग घाटी को सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं तो आपको इस दौरान ही युमथांग घाटी की यात्रा करनी चाहिए। अगर आप बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं तो सितंबर से नवंबर तक का समय सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी भारी बर्फबारी की वजह से दिसंबर से मार्च तक के बीच इस घाटी की यात्रा बंद कर दी जाती है, और जो बर्फबारी जब बर्फ गिरती है तो उसका आनंद तो बड़ा अलौकिक होता है ना। बिल्कुल, फिर तो देखने लायक होता है। लेकिन यह है कि ना उस समय आप छोटे बच्चों को अगर ना ले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। छोटे बच्चे हैं क्योंकि घाटी की बात है, और छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग, बुजुर्ग, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है ना उस हिसाब से। और युमथांग घाटी की यात्रा अगर आप फरवरी से मार्च के बीच करते हैं तो आप यहाँ के प्रसिद्ध लोसार त्योहार का भी आनंद उठा सकते हैं। ये वो समय होता है जब आप स्थानीय लोगों की शानदार सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ वहाँ के बेहतरीन पारंपरिक खान पान का आनंद उठा सकते हैं। और युमथांग पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका अगर कहें तो सड़क मार्ग से यात्रा है, जहां गंगटोक से आप लाचुंग की यात्रा कर सकते हैं और फिर वहां रात को रुकिए, आराम से थोड़ा सा आराम करिए और रुकने के बाद आप सुबह युमथांग वैली की यात्रा पर निकल सकते हैं। और लाचुंग से युमथांग तक पहुंचने में 50 मिनट ही लगते हैं, और सड़क यात्रा के समय आप फूलों से भरे रास्ते का खास अनुभव भी अपने साथ संजो सकते हैं। अगर आप विमान से यानी फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ये भी बता दें कि गंगटोक का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है बागडोगरा, जो नाथुला पास में लगभग 220 किलोमीटर दूरी पर है। इस हवाई अड्डे के लिए आपको देश के प्रमुख शहरों से फ्लाइट मिल सकती है। जी, और युमथांग घाटी के लिए कोई सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए युमथांग घाटी का निकटतम रेलवे स्टेशन जो है वो लाचुंग रेलवे स्टेशन है, जहां आप यहां से आप लगभग 1 घंटे की दूरी पर है जो कि रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद पर्यटक बस या टैक्सी द्वारा घाटी तक जा सकते हैं। और गंगटोक सड़क परिवहन सुविधा के साथ लाचुंग से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। लाचुंग से युमथांग घाटी जाने के लिए परिवहन की विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से घाटी तक पहुंच सकते हैं। और सिर्फ घाटी तक पहुंचने से पहले का जो रास्ता होता है ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। एकदम आपको सड़क की तरफ आपको जो फूलों से लदे हुई जो जगह मिलेगी ना, वो देख के मन खुश हो जाता है। किसी भी खूबसूरत सफर पर जाना हो, साथ में गीत संगीत का दामन थाम ले तो खूबसूरती और बढ़ जाती है सफर की। सफर का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। तो इस वक्त गाना सुन ले। के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए।
फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं, ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए, प्यार मिले तो रुक जाए, ओ प्यार मिले तो रुक जाए। फूलों की घाटी और इस गाने के जरिए भी हम बिल्कुल उन नज़ारों को देख रहे हैं और हमारे श्रोता भी लगातार युमथांग घाटी पहुंच गए हैं और बहुत सारी टिप्पणियां लिख भेजी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि युमथांग घाटी या सिक्किम फूलों की घाटी अभयारण्य भारत में सिक्किम राज्य के मंगन जिले में युमथांग में हिमालय पर्वतों से घिरे रोलिंग घास के मैदानों पर नदी, गर्म झरने, याक और चरागाह के साथ साथ एक प्राकृतिक अभयारण्य भी है। ये जिला मुख्यालय मंगन शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राज्य की राजधानी गंगटोक से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और कोई टिप्पणी आप पढ़कर सुनाना चाह रहे हैं? एक है श्रोता, वो लिखते हैं कि जब मैं सिक्किम की युमथांग घाटी के बारे में स्कूल में कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा, जब इस जगह का वर्णन ही इतना सुंदर है तो ये जगह कितनी सुंदर होगी। मैंने कहा कि पहाड़ी प्रदेशों में अभी भी मनुष्य का दखल कम है, इसीलिए ये जगह इतनी सुंदर है और अनएक्सप्लोर्ड है। हमारा नैनीताल भी इतने सुंदर, उन्होंने अपनी जगह का भी बताया। तो ये हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। अब एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो दिन याद करो के संदर्भ में हमारे श्रोताओं की ओर से जो कहानियां आई हैं, किस्से आए हैं, वो हम सुनाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना था फिल्म बेमिसाल का। और आज
वो दिन याद करो। तो हमें लग रहा है कि आरती आप बैठी वो दिन याद कर रही हैं, लेकिन आप अपनी यादों में मत जाइए, यहाँ देखिए मोबाइल के स्क्रीन पर अपने यादों में चले गए थे कि हमने कैसे बिल्कुल यहाँ लौट आइए। देखिए हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियां भेजी हैं जो अपनी अपनी यादें साझा कर रहे हैं, तो इनकी टिप्पणियां हम पहले पहुंचा देते हैं, फिर अपनी यादों को खंगालेंगे अगर वक्त रहा तो। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा बड़ा भाई जब स्कूल में पढ़ता था तब स्कूल बंक करके बहुत सिनेमा देखने जाया करता था। पिताजी को ये अंदाजा लग गया कि वो और उसका स्कूल का दोस्त दोनों स्कूल बंक करके सिनेमा देखने जाते हैं। जब जब पिताजी उसको पूछते थे तब वो हर बार झूठ बोल देता था। एक दिन भाई सिनेमा देखकर घर आया तो पिताजी ने भाई को डायरेक्टली पूछ लिया, आज कौन सा सिनेमा देखा? तो भाई ने बताया सिनेमा देखने को वो नहीं गया था, स्कूल में ही था। तो पिताजी ने भाई के शर्ट का पीठ का हिस्सा देखा और भाई को फिर से डांट कर पूछा, तो भाई ने सच बता दिया और भाई की झूठ पकड़ा गया। बिल्कुल पकड़ा जाता ही आखिरकार झूठ। एक और है श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि मजेदार बातें याद दिला दी आपने, घर में बिना बताए फिल्में देखी हैं और बहुत देखी हैं, अलग अलग सहेलियों के साथ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि उस समय मनोरंजन के साधन कम थे। एक बार हुड़दंग हो गई सिनेमा घर में, हम डर गए लेकिन थोड़ी देर में सब सही हो गया, लेकिन तब लगा कि आज तो मार पड़ेगी ही। एक बात और, उस समय 10 रुपए में आना जाना और फिल्म का कटलेट्स वगैरह सब हो जाता था, कितना सुहाना समय था वो। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिन याद करता हूं तो मैं कभी बिन बताए सिनेमा घर नहीं पहुंचा। हाँ, एक बात याद है कि मुझे बड़े भैया हम बच्चों को झूठ मूठ बोलकर फिल्म देखने चले जाते थे, बाद में जब हमें पता चला तो पिताजी से उनकी शिकायत कर दी। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में कभी कभी हम सभी ऐसी शरारतें करते ही हैं जिन्हें सोचकर आज भी हंसी आती है। एक बार मेरे दोस्त बिना घर में बताए स्कूल लंच टाइम में सुनील शेट्टी की फिल्म धड़कन देखने चले गए। इस फिल्म को देखने के लिए हम सब ने योजना बनाई थी और जेब खर्च बचाकर टिकट खरीदे थे। जैसे फिल्म खत्म हुई और हम घर पहुंचे तब स्कूल छूटने के टाइम से ज्यादा टाइम हमें घर आने में लगा। घर वालों ने हमारी गैर मौजूदगी को नोटिस किया क्योंकि पूछताछ के दौरान हमने अपने बचकाने बहाने बनाए, लेकिन आखिरकार सच बताना पड़ा। ये बड़ी अच्छी बात रही कि डांट पड़ने के बाद सच बता दिया जाता था। जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कॉलेज से मेरे दोस्त जो बाद में मैंने उनसे प्रेम विवाह कर लिया था, हम दोनों कॉलेज से चोरी से फिल्म आदमी देखने गए थे। जब इंटरवल हुआ तो मेरी आगे की सीट पर मेरे विवाहित चाचा भी उनकी महिला दोस्त के साथ आदमी फिल्म देखने आए थे। बस फिर क्या था, हम दोनों एक दूसरे को देखकर डर गए थे क्योंकि दोनों की चोरी पकड़ी गई थी। लेकिन जैसे फिल्म खत्म हुई मेरे चाचा ने मुझसे कहा, बेटा डरना नहीं, अगर इस लड़के से शादी करना चाहोगी तो मैं सपोर्ट करूंगा। और सही में मैंने उनको ही बताया था कि मैं शादी करने जा रही हूँ। आज मेरे चाचा उम्र की वजह से काफी कमजोर हो गए हैं और मैं महीने में एक बार उनसे मिलने जाती हूँ। हम दोनों इसी बात को लेकर आज भी मजे लेते हैं क्योंकि अब उस बात को हमने सबको बता दिया था। क्या बात है। ऐसी बहुत सारी मजेदार घटनाएं हमारे श्रोताओं ने साझा की है। एक श्रोता ने लिखा है कि शादी के बाद घर में परिवार से झूठ बोलकर गए कि हम लोग बहुत जरूरी कोई है जा रहे हैं, जहां कोई बीमार है उनसे मिलने जा रहे हैं, और हम सिनेमा हॉल पहुंच गए। फिल्म लावारिस लगी थी। मैंने अपने पति से बहुत जिद करके कहा कि चलिए देख लेते हैं ना। इंटरवल में बाहर निकलते हैं तो मेरे परिवार के सदस्य की नजर पड़ती है। कितनी भी बात संभालो पर संभली नहीं और हमारी झूठ पकड़ी गई। झूठ आखिर पकड़ा ही जाता है। और एक और है, वो लिखते हैं कि जब साजन फिल्म आई थी तो उसमें संजय दत्त जी हमारे फेवरेट थे और हमारे स्कूल के आते जाते रास्ते में थिएटर में साजन फिल्म लगी थी। तो जब हमें स्कूल से छुट्टी होती तो हम लोग फिल्म देखने चले जाते थे। तो हमारा भी मन करता था कि हम फिल्म देखें। तो एक दिन हमसे रहा नहीं गया और हम फिल्म देखने के लिए चले गए। 2 बजे छुट्टी होती थी और हम 5 बजे घर आए। रास्ते में तो फिल्म की बातें करते आए, लेकिन घर पे डांट जो पड़ी उसको तो पूछो ही मत। तो ये डांट तो जरूरी होती है, डांट से ही तो सबक मिलती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, घर में बिना बताए मैंने अनेक बार मूवी देखी है। मुझे याद है कि फिल्म गीत राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा वाली मैंने 3 शो, मॉर्निंग मैटिनी और इवनिंग शो एक के बाद एक देख डाले। उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, घर में सब लोग परेशान थे। मैंने झूठ कह दिया कि दोस्त के घर चला गया था। अगले दिन मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरा सफेद झूठ पकड़ा गया क्योंकि मेरी शर्ट की जेब में कल के 3 शो के टिकट्स थे। टिकट भी रखे रह गए थे। तो एक और है श्रोता जो लिखते हैं कि घर में बिन बताए पहुंचे सिनेमा
सिनेमाघर में हम। जी हाँ, जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब चोरी छिपे बिना बताए घर से सिनेमा और भी कई कार्य करने पड़ते हैं। फिर बढ़ती उम्र और हर कार्य की अनुमति लेना आवश्यक भी नहीं समझता। ऐसे में कार्यों में सिनेमा हॉल पहुंचना भी है कि मतलब वो बिना बताए जो फिल्म देखने पहुंच गए। अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर और कुछ बातें हम करते हैं। जी, वो दिन याद करो से जुड़ी हुई है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ममता जी, अब इतनी सारी श्रोताओं ने बताया तो एक चीज मैं अपनी बता देती हूँ। मतलब चुपके से फिल्म देखने गई थी आप भी? देखने जब गई थी अपनी सखियों में, मतलब सहेलियां बहुत ज्यादा कह रही थी कि चलो चलते हैं, लेकिन घर में कुछ ऐसा माहौल था कि मतलब आप बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, मतलब फिल्म देखने जाओगे, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब, तो इसलिए बताया नहीं। तो अपनी सहेलियों के साथ हम लोग ने कहा कि चलो दोपहर का शो देख कर आते हैं। तो हम लोग जब गए तो 12 से 3 वाला शो था, वो हम लोग देख के आए आराम से और बहुत खुश हो रहे थे कि चलो हमने किसी को बताया नहीं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा और हम देख भी आए शो बड़े मजे से। तो अपने अपने सब घर चले गए। जब मैं घर पे पहुंची तो पता चला कि घर पे सब लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है फिल्म देखने का, और जो फिल्म हम लोग देख के आए थे ना, इतनी सरदर्द थी, बहुत ही बेकार, एकदम मतलब पसंद नहीं आई कुछ खास। तो आपको डांट पड़ी कि नहीं? टाइम ऐसे ही निकलता चला गया फालतू का। तो फिर जब घर पे पहुंचे तो सब उन्होंने कहा कि हमने ले रखे हैं शाम के शो के टिकट। जब हम लोग शाम को जब गए तो पता चला कि उसी फिल्म को देखने गए और आखिरकार मुझे वापस से वो फिल्म देखनी पड़ी। तो फिर आपको डांट पड़ी कि नहीं? डांट की बताया नहीं मैंने,
मैंने, लेकिन वो जो झेला जो मैंने, उसके बाद कभी मैंने ये काम नहीं किया। वो जो मानसिक तकलीफ झेली होगी कि अरे हमने ये क्यों ऐसा किया, वो जो गिल्ट फीलिंग होती है ना, अपराध बोध, कभी नहीं किया मैंने ऐसा। वो बहुत बड़ा होता है अपराध बोध, और ये होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो आप गलतियों से बच जाते हैं। लेकिन बाद में बोला, मैंने बता दिया कि ये देखी थी मैंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो बड़ी मजेदार बात याद दिला दी, फिल्में देखी हैं, बहुत देखी हैं, अलग अलग सहेलियों के साथ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि उस समय मनोरंजन के साधन कम थे। एक बार हुड़दंग हो गई सिनेमा हॉल में, हम तो डर गए, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ सही हो गया, ठीक हो गया, लेकिन तब लगा कि आज तो मार ही पड़ेगी। एक बात और, उस समय 10 रुपए में आना जाना, फिल्म और सब कुछ, कटलेट्स भी हो जाता था। कितना सुहाना समय था वो दिन याद कर रहे हैं हम, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है जी। और उस समय की यादें कुछ ऐसी है ना कि जो फिल्म जो पहली बार अगर देखने जा रहे हैं तो उसका तो कुछ मजा ही अलग हो जाता है सब चीजों का। ये तो यादों का समंदर है, अगर हम यादों में गोते लगाने चलेंगे तो बातें कभी कुछ ना कुछ निकलता ही आएगा। और अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम यादों और बातों में गोते लगाएं, तो लेते हैं सखियों से इजाजत और कहते हैं नमस्कार। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सहेली